मेरा नाम नियति है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं गोरखपुर के ऐसे गांव की रहने वाली हूं जहां लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। मैंने ससुराल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं कि ससुराल में सास अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। ननद अपने भाभियों को कभी खुश रहने नहीं देती। ननद अपने भाभियों का जीना हराम कर देती है। और कई बार तो मैंने यह भी सुना है कि सास और ननद दहेज की लालच में उनका पूरा दहेज न मिलने के कारण वह अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है। लेकिन आज तक मैं यही सुना था कि ससुराल एक खतरनाक जगह होती है जहाँ पर डर डर के कदम रखना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरी सास भी अच्छी है और यहाँ के लोग भी। मुझे इन सब से कोई शिकायत नहीं थी। ससुराल में आने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि बहू तुम आराम करो, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के कुछ दिन पहले अपने पति के साथ बिताओ, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारे साथ बिताने के लिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पति को दो। मैंने अपनी सास की जब बातें सुनी तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी सास हर किसी को नहीं मिलती। और मैं भगवान से यही दुआएं कर रही थी कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छी सास दी है। लेकिन मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही बिताती थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा था कि ज़्यादातर वक्त मैं अपने कमरे में ही बिताऊं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर के बाहर निकलने लगी आंगन में आकर मैं अपनी ननद से मिली। मेरा एक देवर भी है। आपस में बातें करने लगे, जिससे मैं थोड़ा इस परिवार को जानने लगी। लेकिन जब एक नज़र मैंने अपने ससुर पर डाली तब मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर जी एक फटा हुआ धोती और फटा हुआ कपड़ा पहनकर टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे और सबसे अलग बैठे थे। मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि अपनी सास से पूछ लेती हूँ कि ससुर जी इस तरीके अलग क्यों बैठे हैं और उनके कपड़े इतने गंदे और फटे हुए क्यों हैं। लेकिन मैं हिम्मत जुटा नहीं पाई, क्योंकि मैं एक नई नवेली दुल्हन थी और मुझे डर लग रहा था। लेकिन रात के समय जब सब खाना खाने के लिए बैठे तब मैंने देखा कि मेरी सास ने ससुर को खाने के लिए बासी खाना दे दिया है। वह खाना खराब हो चुका था, उसमें से बदबू आ रही थी। फिर भी मेरे सास ने वही खाना ससुर जी को दिया और सब देवर सास सब ताज़ा खाना खा रहे थे। मेरे पति आदित्य भी अच्छा खाना खा रहे थे, गरम गरम। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था कि घर के बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उनको बासी खाना दिया जाए। लेकिन मैं हिम्मत जुटा नहीं पाई कि इस बारे में अपनी सास से पूछ लूं। मैंने सोचा यह बात अपनी ननद से पूछ लेती हूँ, क्योंकि ननद और भाभी में तो हंसी मजाक चलते ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी ननद को मेरी बातों से कुछ गलत लगता। सब लोग खाना खत्म कर लिए तब मैं इंतज़ार की कब खाना खाकर उठती है। मेरी ननद ने जैसे ही अपना खाना ख़त्म किया, मैंने तुरंत अपनी ननद से पूछा कि ससुर जी ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं, ससुर जी सबसे अलग क्यों बैठते हैं। तब मेरी ननद ने कहा कि यह मेरी माँ और पिताजी की बात है, इसमें तुम ना पड़ो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ना बोलकर मेरी ननद ने मुझे चुप करा दिया। लेकिन मेरे अंदर तो यह सवाल बढ़ चुका था और मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे बस यह सच जानना था कि मेरे ससुर जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में, मेरे पति आदित्य ने मुझसे कहा कि बड़ी देर लगा दी तुमने। मैंने आदित्य से कहा कि आदित्य, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ सकती हूँ। पूछो, क्या पूछना है। फिर मैं आदित्य से कहा कि आपके पिताजी बासी खाना क्यों खाते हैं, उनको बासी खाना क्यों दिया जाता है। तब मेरे पति ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति ने कहा, यह मम्मी और पापा की बात है, इसमें तुम टांग न अड़ाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपने पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनने की मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने अपने बेड पर लेटे लेटे सोचने लगी। मैं ससुर जी को इन सब चीज़ों से निकालना चाहती थी, लेकिन कैसे। हर रोज़ मेरे ससुर जी को बासी खाना दिया जाता और सब उनके बच्चे आसपास बैठकर गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना खाते। यह सब देखकर ससुर जी को कैसा लगता होगा। ससुर जी की ऐसी हालत देखकर मेरा जी जल रहा था।
एक दिन मेरी ननद के लिए रिश्ता आने वाला था। उसी दिन मेरी सास ने मेरे ससुर को छत के ऊपर बैठा दिया। मेरी सास ने ससुर जी से कहा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाए तब तक तुम नीचे नहीं आओगे। मेरे ससुर जी छत के ऊपर कड़ी धूप में बैठे थे और उनके बाद सास नीचे आ गई। कुछ कुछ दिनों के कुछ देर के बाद रिश्तेदार भी आ गए और रिश्ता पक्का भी हो गया। लेकिन मेरी सास ने एक बार भी मेरे ससुर के बारे में जिक्र नहीं किया या फिर उन्हें नहीं बताया कि ससुर जी हैं कहाँ। मेरी सास ने रिश्तेदारों को यही बताया कि ससुर जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वह शादी के दिन ही वापस आ पाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद सारे रिश्तेदार चले गए अपने घर। फिर मेरी सास तुरंत छत के ऊपर गई और ससुर जी को नीचे लेकर आई। ससुर जी से कहा कि रिश्ता पक्का हो गया है, शादी के दिन है, तुम बाहर आओगे और शादी के कामों में बीच में नहीं तंग करोगे। यह देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कह रही है। जिसे पूछो मुझे यह बोलकर चुप करा देता है कि मम्मी पापा का मसला है, तुम इस बीच में टांग मत बढ़ाओ। लेकिन मैं बीच में टांग कैसे नहीं अड़ाती। मेरी सास और ससुर की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझसे कुछ ना कुछ करना ही था अपने ससुर जी के लिए। एक दिन मेरी सास शादी की तैयारियों के शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई थी। मैंने मौका पाकर घर में जो बासी खाना बचा था उसको मैं बाहर कुत्ते को डाल दिया, यह सोचकर कि आज ससुर जी को ताज़ा खाना मिलेगा और वह भी हमारे साथ अच्छा खाना खाएंगे। खुशी में मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी सास को कमरे में न पाकर खाना भी बना दिया। खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाया ताकि ससुर जी को भी मिल सके। आज मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब मेरी सास आई तो आते ही वह बासी खाना ढूंढने लगी। जब वह बासी खाना उनको नहीं मिला घर में तो वह ससुर जी के एक प्लेट निकाली। उस प्लेट में मेरी सास ने एक तरफ आटा और एक तरफ आलू काट के रख दिए कच्ची, और उसे ले जाकर मेरे ससुर जी को दे दिया। फिर मेरी सास ने ससुर जी को कहा कि तुमको बहुत शौक है ताज़ा खाना खाने का, तुमको ताज़ा खाना मिल सके इसीलिए तुमने खाना कुत्ते को डाल दिया। अब यही तुम्हारी सजा है, तुमको यही खाना पड़ेगा। यह सब होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि खाना कुत्ते को तो मैंने डाला था। मेरे कर्मों की सजा ससुर जी को मिल रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो कुछ अच्छा ही सोचा इसीलिए किया था। मुझे लगा था अगर यह खाना मैं कुत्ते को डाल दूंगी तब ससुर जी आज ताज़ा खाना खा पाएंगे। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से ससुर जी को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। आज ससुर जी भूखे रह जाएंगे। यह सब देखकर मेरे गले से निवाला नहीं उतरा। मैंने भी खाना नहीं खाया और मैं कमरे में आ गई। मेरे पास ही बैठे आदित्य को एहसास हो गया था कि मैं खाना क्यों नहीं खाया। वह भी तुरंत कमरे में चले आए और मुझे कहने लगे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने कहा कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब आदित्य बोलने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पापा को मेरी माँ ने कच्चा खाना दिया इसीलिए तुमने खाना नहीं खाई हो। फिर मैंने अपने पति को कहा, अगर आप जानते ही हो तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो अपने पिता के लिए। तब आदित्य ने कहा कि तुम जानती क्या हो पापा के बारे में, ज़्यादा तारीफ किए जा रही हो। मैं बस यही चाहता हूँ तुम इस मसले से दूर रहो और मुझे कुछ ना पूछो। इतना कहने के बाद मेरे पति बेड पर लेटकर सो गए। मैं वहीं खड़े रहकर बस रो रही थी और मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे ससुर जी के साथ। रात को मुझे नींद भी नहीं आई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह उठी तब मैं आंगन में आई। तब मैंने देखा कि ससुर जी उस टूटी हुई चारपाई पर बैठकर भगवान को याद कर रहे थे। तब मैंने ससुर जी के पास बैठी और ससुर जी से कहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मेरी गलती की वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। कल कुत्ते को खाना मैंने डाला था ताकि आपको ताज़ा खाना मिल सके, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आपको रात भर भूखा रहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनते ही ससुर जी मेरा हाथ पकड़ लिए और बोले कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अच्छा करने के लिए ही किया था, लेकिन मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है तो मेरे साथ अच्छा क्या होगा।
तब मैंने ससुर जी से कहा कि ससुर जी आप बताइए ना, आपके साथ माँ जी ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, आपके बच्चे भी। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि जो इंसान जैसा होता है, जैसा करता है, वैसा ही उसे काटना पड़ता है, वह भी इसी जन्म में। फिर मैंने ससुर जी से कहा, मैं समझी नहीं ससुर जी। तब ससुर जी ने कहा कि तुम जानती हो बेटा, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था और मेरी 4 बहनें थे। 4 बहनों का मैं अकेला भाई था और पापा के गुजर जाने के बाद मेरी माँ अकेले पड़ गई थी और घर का बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। अपनी 4 बहनों की शादी करने का मैं इधर उधर ढूंढ के कुछ ना कुछ पैसे कमा लेता था। मेरी माँ ने मेरी शादी नहीं कराई थी ताकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरी माँ चाहती थी कि पहले चारों बहनों की शादी हो जाए और घर में कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए, इसके बाद ही मेरी शादी कराएंगी। देखते ही देखते मैंने अपनी 4 बहनों की शादी करा दी और शादी करते करते मेरी उम्र 30 पार हो चुकी थी। शादी की उम्र मेरी निकल चुकी थी। फिर मेरी माँ ने एक रिश्ता लाया, तुम्हारी सास का। उस समय तुम्हारी सास की उम्र मेरे से लगभग आधी थी। तब मेरी माँ तुम्हारी सास को अपनी बहू बनाकर घर पर लाई थी। तब मेरी माँ तुम्हारी सास को नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। यह सब मैं देखता था, लेकिन कभी भी तुम्हारी सास के लिए कभी नहीं बोला। मैंने अपनी माँ की बुराइयां हमेशा नज़रअंदाज किया मैंने, लेकिन तुम्हारी सास ने मेरे से कोई कभी भी कोई शिकायत नहीं की। मेरी माँ घर का सारा काम तुम्हारी सास से करवाती थी। तुम्हारी सास को मेरी माँ खाना नहीं देती थी, बासी खाना देती थी। लेकिन यह सब देखने के बाद भी मैं अपनी माँ के खिलाफ कभी बोल नहीं पाया, उनको रोक नहीं पाया। खाना कम मिलने के कारण, बासी खाना मिलने के कारण तुम्हारी सास बीमार रहने लगी थी और उस समय आदित्य पेट में था। उस वक्त भी मैंने अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया। उस वक्त भी मैंने तुम्हारी सास के लिए अपनी माँ से कोई लड़ाई नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किया। अब आदित्य तब पैदा हो गया। उस वक्त एक माँ को कितने खान पान की ज़रूरत होती है। उस वक्त भी मेरी माँ ने तुम्हारी सास को रूखा बासी खाना ही थोड़ा सा दिया। देखते देखते तुम्हारी बहुत सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। दिन इसी तरीके से बीतते गए, लेकिन मैं तुम्हारी सास के लिए कुछ नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ इन बातों को नज़रअंदाज करते जा रहा था। यही सब करते करते आदित्य शादी के लायक हो गया था और उसने अपनी आंखों से यह सब देखा। और एक दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद मैं अपने काम से रिटायर भी हो गया। रिटायर होने के बाद पैसे नहीं थे, अपने बहनों से मांगू तो मुझे कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन भी नहीं उठाती। जब पैसे थे तब मेरी नौकरी थी, जब मान थी तब चारों ओर से घर पर आकर खूब पैसे उड़ाती थी। लेकिन जब मेरी स्थिति खराब हो गई, जब मैं अपनी बहनों के सामने हाथ फैलाया, तब उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर यही प्यार मैंने अपनी पत्नी को दिया रहता, अपने पत्नी के लिए लड़ा रहता, अपनी पत्नी के हक में अपनी माँ से कुछ सवाल जवाब किए होते, अपनी माँ को रोका होता, तो आज मेरी पत्नी मुझे सराखों पर बैठा के रखती। वक्त गुजरने के साथ साथ आदित्य अपनी आंखों से अपनी माँ पर होने वाले अत्याचार देखते देखते बड़ा हो गया। वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि जो तुम्हारी माँ के साथ होने लगा, मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं थी। आखिर जो मैंने बोया वही तो काटूंगा। वक्त रहते मैंने अपनी माँ को रोक लिया रहता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, मेरे बच्चे मेरे साथ इतना दूर नहीं जाते। लेकिन मैं क्या करता, मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ गया था। ससुर की यह बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और ससुर जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने फटाक से अपनी आंखें साफ की और किचन में आ गई। सारे लोग जग चुके थे, वह अपने अपने कामों में लग गए। मैंने सोच लिया कि मैं ससुर जी को माफ़ी दिलवा के ही रहूँगी। मैं कमरे में आई और आदित्य से कहने लगी, लगता है मेरे बच्चे आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तब आदित्य भड़क गए और मुझसे कहने लगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। फिर मैंने आदित्य से कहा, आप अपने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार देख सकते हैं, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो आपकी औलाद आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करेगी। तब मेरी बातों से आदित्य के दिल थोड़ा नरम हो गया। वे मेरी बातें मान गए और हम दोनों ने मिलकर अपनी सास को मना लिया और मेरी सास ससुर जी को माफ़ भी कर दिए। दोस्तों,
अपनी पत्नी पर होने वाले अत्याचार को आप नज़रअंदाज न करें। अगर आपकी माँ आपकी पत्नी पर अत्याचार कर रही है या उसे भला बुरा कह रही है, उसके साथ गलत कर रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप उसके पति हो, आप उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। आप अपनी माँ को रोको, अपनी माँ को समझाओ कि वह आपकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार ना करे। अगर आप पत्नी को थोड़ा सा भी प्यार दोगे ना, तो वो आपके लिए सब कुछ कर गुजरेगी। बस आपके पत्नी थोड़े से प्यार के लिए तरसती है, इसका थोड़ा सा मान दो, सम्मान दो, उसी से वह खुश हो जाएगी। आप ज़्यादा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी वह हकदार है उसको वो प्यार दो। आप चाहे उसको आपकी ज़रूरत हो, जब वह चाहे कि उसकी तरफ से कोई बोले तो आप बोलो। अगर आपकी माँ गलत है तो आपको अपनी पत्नी की तरफ से बोलना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।